ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, पहले हमने 10th बोल दिया था, चलो कोई बात नहीं। तो आपका चैप्टर नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपने क्या करा था, 5th वाला चैप्टर पूरा डेरिवेशन का था, है ना। वो चीज़ अगर आ गया तो बस उसी चीज़ का इम्प्लीमेंट करना है इसमें, कि किस तरीके से उस चीज़ को हम फॉलो करते हैं, उसका एप्लीकेशन किस प्रकार से रहता है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ समझते हैं कि भाई एप्लीकेशन में जो डेरिवेशन शब्द आ रखा है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो, डेरिवेशन यानी जो अवकलन, इस हिंदी में कह रहे हैं ना कि अवकलज एक आता है कि डेरिवेटिव्स, और डेरिवेशन आपका उसको करने का एक तरीका क्या मेथड हुआ, है ना, कि किस तरीके से डेरिवेशन होता है। तो जो डेरिवेटिव होता है उसका मतलब होता है चेंज। उसका क्या मतलब होता है? चेंज। चेंज किस में होगा? किसी फंक्शन में होगा। और अगर कोई चीज़ चेंज हो रहा है तो किसी ना किसी के क्या होगा? रेस्पेक्ट में चेंज होगा। जैसे अगर हम बात करते थे आपके लिए स्पीड की बात करते हैं फिजिक्स में, तो स्पीड क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। तो यानी अगर डिस्टेंस में चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या बन के आती है? आपकी स्पीड बन के आती है। यानी उसमें क्या जो नीचे दिखा रहा है, यानी डी अपॉन टी दिखा रहे हैं, डिस्टेंस में क्या दिखा रहा है आपके पास? चेंज। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यानी किसी भी फंक्शन में चेंज होगा तो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होगा। वो बात कर रहा है कौन? डिफरेंशिएशन। वो कौन बात करेगा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब भी क्या हुआ आपके पास? चेंज होता है। ठीक, अब जैसे हम जैसे कोई फंक्शन हमारे पास है, मान के चलो कोई फंक्शन हमने लिखा y हमारी फंक्शन, y हमने मान लिया है क्या है? फंक्शन है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट अभी हमने एक लेट कर लिया क्या फंक्शन है? y। अगर इसको मुझे चेंज दिखाना तो मैं क्या करूँगा? d का मतलब है यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी इसका चेंज हो रहा है। अब किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? मान के चलो हमने मान लिया किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? x के या z के, जिसके भी रेस्पेक्ट में हमने लिख दिया कि भाई x के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज। भाई अगर y चेंज हो रहा है तो x भी नीचे से क्या होगा आपका? चेंज होगा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में हो रहा है ना। भाई वही चीज़ मैंने जो अभी आपकी स्पीड बताई कि डिस्टेंस आपकी बढ़ रही है, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रही है? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम भी तो आपका क्या होगा? बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है तो टाइम भी आपका क्या क्या होगा? चेंज होगा। तो वही उस चीज़ को चेंज करने के लिए हमने क्या लगाया? डी। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या दिखा रहा है? वाई में चेंज दिखा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। बात समझ गए? तो इसी चीज़ को हम डिफेंड करते हैं किसमें? क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में किस तरीके से इसका यूज किया जाता है वो चीज़ देखो आप। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? नहीं, सबसे पहले 1 देखो यार, 2 से पहले। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल एच पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r when r is 5। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसके रेस्पेक्ट में पता करना है आपको? त्रिज्या के रेस्पेक्ट में पता करना है, जिसमें r क्या है आपके पास? त्रिज्या कितनी है? 5। मतलब ये एग्जाम्पल आपके पास है कि हमको क्या क्या पता करना है यहाँ पर? हमको क्या पता करना है जरा बताओ तो? किसी भी सर्कल के, कोई भी हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक सर्कल है। इसके एरिया में क्या हो रहा है? चेंज बताना है। इसके एरिया में क्या बताना है? चेंज। भाई अगर बताओ तुम इस सर्कल के एरिया में चेंज हो रहा है तो ये क्या मतलब होगा? कि एरिया तो बढ़ जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो कम हो जाएगा। बात चेंज तो 2 तरीके से होगा ना, या तो एरिया इसका क्या होगा? बढ़ेगा, या तो एरिया क्या हो रहा होगा? इसका कम। अब एरिया बढ़ेगा या एरिया कम होगा वो डिपेंड किस पर करेगा? किसके रेस्पेक्ट में होगा? इसके रेडियस के रेस्पेक्ट में ना। भाई अगर ये सर्कल का आकार बढ़ रहा है तो इसका मतलब रेडियस भी क्या होगा? इसका बढ़ेगा। तो यानी इस सर्कल की जो एरिया में चेंज निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है आपको? रेडियस के रेस्पेक्ट में निकालना है, dr। ये आपको क्या करना है? पता करना है। बात समझ में आ रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस r। समझ गए ना? यानी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष निकालनी है? त्रिज्या के सापेक्ष निकालनी। तो आपको ये पता होना चाहिए भी इसकी एरिया क्या होती है? सर्कल की एरिया क्या होती है जरा बताओ? a इक्वल्स टू क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है,
अब हमको निकालना है डी अपॉन डी आर, यानी इस ए का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। तो कितना आ जाएगा ये डी ए अपॉन डी आर, बात समझ गए। तो यानी अब देखो पाई तो क्या हो गया, कांस्टेंट है, तो पाई कांस्टेंट रहेगा, पहले पावर का हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2r, बात समझ गए तुम। अब इसने क्या कहा है, r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यानी डी ए अपॉन डी आर आपका कितना आ चुका है 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5, यानी 10 पाई। अब इसके लिए यूनिट कैसे लिखेंगे ध्यान देना, क्योंकि यूनिट से भी हम ये चीज़ लिख लेंगे, पहले कभी कभी यूनिट भी दी होती है तो यूनिट से हम ये चीज़ भी लिखेंगे। अब ऊपर क्या है भाई, एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है भाई, सेंटीमीटर दे रखा है तो एरिया का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपॉन रेडियस, रेडियस की यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर काट दिया, काटना नहीं भाई, यूनिट ऐसी लिखी जाएगी, बात समझ गए ना। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी सर्कल की एरिया में चेंज विद रेस्पेक्ट टू रेडियस कितनी आ रही है 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आ रही, कब, जब उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी, बात समझ गए, इतनी बात समझ गए ना। तो ये जो चेंज हो रहा है वो क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका डिफरेंशिएशन ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि डिफरेंशिएशन ही क्या दिखा रहा है, चेंज दिखा रहा है आपके पास। इसीलिए हम इस चीज़ को इस क्या बोलते हैं चैप्टर में इसका क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, तभी तो लिखा है ना कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेशन का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको, बात समझ गए। तो रेट ऑफ चेंज ही क्या होता है आपका, डेरिवेशन का यूज, बात ये समझ गए ना कि चेंज होना यानी डेरिवेशन हो रहा है उसका, सिंपल सी बात है, समझ गए। एग्जाम्पल नंबर 1 पहले लिख लो इसको। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, इसमें क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है, देखो कोई भी एक क्यूब दे रखा है, समझ गए, यानी एक घन दे रखा है जिसका जो आयतन है यानी वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी किस रेट से बढ़ रहा है, वो लिखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब मैंने अभी आपको ये बताया था कि यूनिट से हम ये चीज़ लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने डी अपॉन डी आर से हमने उसकी यूनिट लिखी थी, तो ये सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होगी, वॉल्यूम की यानी आयतन की, तो उसके लिए डी वी लिखा अपॉन, अब सेकंड दे रखा है, सेकंड किसकी यूनिट होगी, टाइम की, तो डी वी अपॉन ये क्या दे रखा है, डी टी की वैल्यू दे रखी 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बात समझ गए, क्वेश्चन समझ में आ गया हिंदी। अब हिंदी में अगर इसमें लिखा है तो इसमें ऐसा बोलेंगे कि किसी भी घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से बढ़ रहा है, इतना समझ गए। फिर आगे क्या कह रहा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। मतलब कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया किस रेट से क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी डी एस अपॉन सरफेस एरिया को, चलो मैं ए लिख देता हूँ, है ऐसे भी लिख सकते हो आपकी मर्जी, वैसे एक ही चीज़ है कि इसका जो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा वो आपको बताना है। जब क्या गया उसने, जब उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, जब उसकी एज की लेंथ यानी जो उसके किनारे की जो लेंथ है घन क्यूब के किनारे, यानी अगर किनारे को मैं एक्स से लेके चलाऊँ तो उसका किनारे की लेंथ कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी। बात समझ गए नहीं समझ गए, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को अगर समझ नहीं आया तो। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, और यदि इसके कोर की लंबाई, समझ गया ना, इसके किनारे की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है सरफेस एरिया जो है किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये आपको पता करना है। बात समझ गए थे ना। तो आपको निकालना है डी अपॉन डी टी, और आपको गिवन है डी वी अपॉन डी टी। तो जो गिवन है ना उसी से हम काम करेंगे, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट सरफेस एरिया पर काम करेंगे तो एक चीज़ और निकल के आएगी, अभी बताएंगे वो क्या निकल के आएगी, इससे उस पहले हमने इसका यूज़ क्यों करा। तो पहले देखो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है आपको। तो वॉल्यूम क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, वी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, इसका एज कितना दे रखी है, मतलब कोना दे रखा है ना, एक्स भुजा मान रखी, मतलब साइड मान रखी, तो ऐसा क्या होता है, ए क्यूब होता है ना,
तो ए आपके पास x है तो x क्यूब हो जाएगा, है ना वॉल्यूम। तो अब बात समझ में आ गई होगी। अब इसका जो डिफरेंशियल है किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में, है ना। तो dv अपॉन क्या होगा, dt। तो सबसे पहले तो पावर का होगा 3x², फिर x का होगा किसके रेस्पेक्ट में, t के। हाँ तो यहाँ पर आएगा dx अपॉन dt आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब एक काम करो, dv अपॉन dt की वैल्यू रख दो, कितनी है 9, है ना, और 3। वैसे x की वैल्यू भी रख सकते हो, बट एक काम करेंगे लास्ट में भी रख सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है, वैसे यहीं पर भी रखना चाहते हो यहीं पर भी रख सकते हो। चलो ये मैं नहीं रख रहा हूँ। और ये dx अपॉन क्या आएगा, dt आ जाएगा। चलो रख ही दो, फिर बाद में भी कहोगे इसमें। 10 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 10 की वैल्यू रख देते हैं स्क्वायर, ठीक है। x की जगह 10 रख दिया, 3 से कट गया, 3 3 जा 9 हो गया, बाकी इसके अपॉन में आ जाएगा। तो dx अपॉन dt कितना आ जाएगा आपके पास, 3 अपॉन 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। ये इसकी वैल्यू, x क्या आपके पास किनारे की लेंथ है तो उसको हम सेंटीमीटर कहेंगे, और टाइम कितना है सेकंड के लिए, तो सेंटीमीटर पर सेकंड आया। dx अपॉन dt की वैल्यू आई। अब हमको निकालना क्या है, हमको क्या निकालना जरा बताओ तो। हमको निकालना है dA अपॉन dt। तो एक चीज़ बताओ, जो हमारे पास घन रहता है यानी क्यूब रहता है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जरा बताओ तो, 6a² होता है। लेकिन a की जगह हमने क्या लिया है, x लिया है, तो 6x²। अब वही चीज़ का डिफरेंशिएट करना है, dA अपॉन dt। तो पावर आगे आ जाएगी, 6 2 जा 12 हो जाएगा, x फिर x का होगा t के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा dx अपॉन dt। इसीलिए देखो अगर हम स्टार्टिंग में ही ये कर लेते तो हमारे पास dx अपॉन dt आ जाता। अब हमको तो dx अपॉन dt की वैल्यू पता ही नहीं थी, इसलिए हमने ये जो वॉल्यूम दे रखा उससे पहले dx अपॉन dt की वैल्यू पता करी। बात समझ में आ गई। तो एक काम करते इसमें आप वैल्यू रख दो, तो यहाँ से आप x की जगह पर रख दो, कितना रख दो x की जगह पर 10 रख देंगे, और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई 3 अपॉन 100 आ गई। तो 1 0 से इसका 1 0 कट जाएगा, है ना, और 2 से भी काट सकते हो ये, है ना। 36 कितना हो गया 18, अपॉन में कितना आ गया 5। और ये dA अपॉन dt है, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया का एरिया क्या होता है, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, और बाकी नीचे समय है सेकंड आ गया। तो यानी dA अपॉन dt कितना आ जाएगा 18/5। अभी इसने ये कहा कि जो इसका वॉल्यूम है यानी जो इसका आयतन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव आया। अगर कहता है डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर क्या आता, नेगेटिव का साइन आ जाता। बात समझ में आ गई ना, कर लो फिर इसको। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है देखो, अ स्टोन, एक पत्थर है, ठीक है, इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, एक शांत झील में। क्वाइट लेक का मतलब शांत है भी हो, उसमें कोई हलचल नहीं उस पानी में, उसमें जो है क्या कर दिया गया है, डाल दिया। अब जैसे हम पानी डालेंगे तो वेव्स निकलेंगे, ऐसे करके गोल गोल करके निकलती है ना, समझ में आ रहा है, सर्कल के फॉर्म में निकलती, पीछे आगे आगे के चले जाते हैं ऐसे करके। तो उस टाइप से वेव्स क्या होती है, निकलती किस फॉर्म में, इन द सर्कल, और किस स्पीड से निकलती है, एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी जो स्पीड है, स्पीड क्या है उसकी, स्पीड कितनी है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये उस वेव्स की क्या है, स्पीड है। अब यहाँ से एक चीज़ समझ लो आप, स्पीड का मतलब क्या हुआ, अब जरा ध्यान से समझना। स्पीड का मतलब कि वेव्स उतने इस स्पीड से बढ़ रही हैं, बढ़ रही का मतलब क्या हुआ, रेडियस में इंक्रीज हो रही है। रेडियस क्या हो रहा है, और रेडियस भी तो यही तो इंक्रीज हो रहा है, इसी स्पीड से तो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो स्पीड दे रखी है वो किसकी इंक्रीज के लिए दे रखा है, रेडियस की इंक्रीज के लिए दे रखा है। और वो रेडियस अगर हम r लेके चलते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि समय दे रखा है, तो यानी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। बात समझ में आ गई। यहाँ पर लिखा है कि वेव्स 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही हैं। अब भाई वेव्स बढ़ रही है यानी तरंग बढ़ रही है, तो इसका मतलब कौन बढ़ रहा होगा भाई, रेडियस बढ़ रही होगी, तभी तो वो आकार में बड़े बड़े होते जाते हैं। तो ये dr अपॉन dt दिया हुआ है। नहीं तो अगर आप यूनिट से ही बता सकते कि यूनिट सेंटीमीटर में रेडियस आता है सर्कल में, और समय में t आता है। आगे देखो, एट द इंस्टेंट
व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। अब रेडियस कितनी हो जाती है, मान के चलो लास्ट में 10 सेंटीमीटर हो जाती है, तो कह रहा हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो एरिया टोटल कितने रेट से बढ़ेगी वो बताना आपको, यानी आपको बताना है dA/dt, आपको बताना है। यहाँ पर बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक शांत झील है जिसमें हमने पत्थर को ड्रॉप करा, ड्रॉप करने के बाद जो वेव्स हैं यानी जो तरंग हैं वो क्या हो रही है, सर्कल के फॉर्म में आगे बढ़ रही हैं। और किस स्पीड में बढ़ रही हैं, वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड में बढ़ रही हैं। तो बढ़ रही हैं का मतलब है कि भैया क्या चीज़ इंक्रीज हो रही होगी, रेडियस में चेंज हो रहा होगा, वो इसी स्पीड से चेंज हो रहा है कि 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। बाकी अगर आपको और दिक्कत आ रही है तो सेंटीमीटर को रेडियस में सेंटीमीटर को सर्कल में किसका यूनिट मानेंगे हम, रेडियस का तो मानेंगे, और सेकंड जो है वो किसका आएगा, टाइम का आएगा। बाकी कह रहा है कि अगर रेडियस इसका एक समय में 10 सेंटीमीटर हो जाता है तो उस कंडीशन में उसका एरिया किस स्पीड से बड़ा होगा वो बताना है आपको। ठीक है, dA/dt आपको निकालना है। तो सिंपल है भैया, आप dA/dt निकालना है तो उसके लिए आप सिंपल है, एरिया बताओ जरा क्या होता है, सर्कल का एरिया πr², यही तो होता है। तो dA/ क्या निकालना है आपको, dt। तो पाई तो कांस्टेंट है, इसको वैसे ही छोड़ दो, r2 आगे आ जाएगा 2r, फिर r का t के रेस्पेक्ट में क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, dr/dt होगा। बात समझे? अब देखो dA/dt किस पर निकालना है, एट r = 10 पर चेक करना है। तो यहाँ पर आप 10 पर चेक कर दो तो पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह पर 10 आ जाएगा, और dr/dt कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 80 पाई। अब यहाँ से देखो इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे, dA/dt से इसकी यूनिट लिखेंगे, dA सेंटीमीटर स्क्वायर और ये पर सेकंड आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से उसकी एरिया क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ठीक, कर लो जरा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दे रखा है, एक आयत दे रखा है जिसकी लेंथ कितनी है, x है, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी उसकी जो लेंथ है, किसकी, रेक्टेंगल की जो लेंथ दे रखी है x यानी लंबाई, वो किस स्पीड से कम हो रही है बताओ जरा, डिक्रीज हो रही है ना, किस रेट से कम हो रही है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अब समझ लो इस चीज़ को, कम हो रही तो क्या करेंगे, माइनस का साइन, सेंटीमीटर के लिए x आ गया, चेंज के लिए d आ गया, अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, मिनट यानी टाइम, तो dx/dt दिया हुआ है। ये यूनिट से ही हम पता लगा देंगे क्या चल। आगे देखो क्या बोला, एंड द विड्थ यानी जो उसकी चौड़ाई है, जो उसकी विड्थ है वो y है, वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जो उसकी विड्थ है यानी जो उसकी y, dy/, अब डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ dt, ये इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इस चीज़ को समझ गए, इतनी बात समझ आ गई। डिक्रीजिंग के लिए माइनस, इंक्रीजिंग के लिए प्लस। आगे देखो, आगे बोल रहा है व्हेन x इज 10 सेंटीमीटर, x आपका 10 सेंटीमीटर है, एंड y 6 सेंटीमीटर, y 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, यानी रेट ऑफ चेंज बताना है किस में, सबसे पहले बताना है द पेरीमीटर, उसके पेरीमीटर में यानी उसके परिमाप में परिवर्तन बताना है। परिमाप को मैं मान रहा हूँ p, तो dp/ क्या निकालना है, dt। ये dp व्हाट्सएप वाली dp नहीं है, ये डिक्रीज मतलब क्या बोलते हैं, चेंज वाला पेरीमीटर में। और द एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन यानी dA/dt आपको पता करना है। ये दो चीज़ आपको क्या करना है भाई, पता करना है। इसमें बात समझ में आ गई, एक बार हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और उसकी चौड़ाई y जो है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब इसमें x 10 सेंटीमीटर और y 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप
और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बतानी। बात समझ गए ना, किस में चेंज बताना है, पेरीमीटर और उसके एरिया में बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेरीमीटर की। तो आयत का परिमाप कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो होती है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। लेंथ हमने x से लिखे, y दे रखा ब्रेथ में, पहले ही दिया हुआ था। अब इसमें निकालना है dp/dt, 2 तो वैसे ही रहेगा, x का t के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन रहेगा जरा बताओ तो, dx/dt, और y का क्या रहेगा, dy/dt, ठीक है। अगर पावर होती तो पहले पावर करते, बट अभी पावर है नहीं, डायरेक्ट फंक्शन है तो फंक्शन कर लिया हमने। बात समझ में आ गई इतनी, ओके। अब इनकी वैल्यू आपको पता ही है भाई, है ना, वैल्यू रख दो फटाफट। dx/dt कितना है, -3, dy/dt कितना है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, -1, 3 - 2 -1 हो जाएगा, बाकी इंटू 2 करेंगे तो -2, समझ गए ना, 1 - 2 से मल्टी। और पेरीमीटर के लिए सेंटीमीटर आएगा यूनिट, और टाइम के लिए मिनट दे रखा है। तो कहने का मतलब है dp/dt कितना आ जाएगा आपके लिए, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, माइनस का मतलब जो उसका पेरीमीटर है 2 सेंटीमीटर पर मिनट से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस रेट से कम हो रहा है ना। अब अगला है आपका एरिया। एरिया आपको पता ही क्या होता है, L × B, लेंथ × ब्रेथ, बट लेंथ आपका x है और ब्रेथ y है। तो सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dA/dt, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, फर्स्ट ऐसे नहीं कि इसको dx/dt लिख दिया इंटू dy/dt लिख दिया, गड़बड़ हो जाएगा मामला। डिफरेंशिएशन का रूल होता है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी dy का y के मतलब y का t के रेस्पेक्ट में dy/dt होगा, प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dx/dt हो जाएगा। बात समझ गए। और x की वैल्यू पता है आपको कितनी दे रखी है, 10 दी है ये, और dy/dt दे रखा आप कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, प्लस y आपको दे रखा है कितना, 6, और dx/dt दे रखा है आपके पास -3 दे रखा है। तो ये 20 हो जाएगा, ये आ जाएगा 18, और ये कितना आ जाएगा 2, बाकी 2 क्या आएगा, यूनिट बताओ इसकी, एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम के लिए मिनट। तो इसमें प्लस का आया तो हम कहेंगे कि इसकी जो एरिया है वो इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट से, और इसका पेरीमीटर आपका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कितना, 2 सेंटीमीटर पर, हाँ वही माइनस तो क्या दिखा रहा है आपका, डिक्रीज के लिए, किससे, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। बात समझ गए, कर लो फिर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 में देखते हैं क्या लिखा है। द टोटल कॉस्ट, यानी C ऑफ x लिखा है उसने टोटल कॉस्ट को, इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, कितना दे रखा है, C ऑफ x कितना दे रखा है आपका, जैसे ये वाला क्वेश्चन है सेम उसका सेकंड एग्जांपल है, वो आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। ये दे रखा है आपके पास 5x³ -0.02 x² प्लस 30x प्लस 5000। आगे कह रहा है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट आर प्रोडक्शन, यानी यूनिट x में यूनिट दे रखी है आपकी, तो इस बार आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी, यानी मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं MC, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ये आपको पता करनी है कब, जब यूनिट x कितनी हो, 3 हो, ठीक है। और आगे बोल रहा है, ठीक है, 3 यूनिट्स आर द प्रोड्यूस्ड वेयर बाय द मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट है ये ओरिजिनल कॉस्ट पर क्या है आपका, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ गया ना, यही बोल रहा है वो। हिंदी में अगर इसको देखें, हिंदी में ऐसा लिखा है कि किसी वस्तु x की इकाई के उत्पादन में कुल लागत C ऑफ x को इस रुपए में लिखा रखा कि ये चीज़ बोला है, इसमें कितना है,
कह रहा है कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जहां सीमांत लागत यानी जो मार्जिनल कॉस्ट है उसकी बात बोल रहा है, से हमारा व्यय इस स्तर पर उत्पादन की संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर है। मतलब क्या है कि जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है ना, वो आपकी स्टार्टिंग वाली जो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, उस पर क्या है, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। तो यानी आपको जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या चीज़ है, डी ऑफ, यानी डिफरेंशिएशन किसका, सी ऑफ एक्स का किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, यानी डी सी अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हो आप ऐसे। वही चीज़ आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है, और ये सब एक्स के टर्म में आएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, ये एक्स के रेस्पेक्ट में पावर आगे आ जाएगी 3 × 0.05 एक्स स्क्वायर, फिर इसका आगे आ जाएगा ये 2b, 2 × 0.02 एक्स प्लस ये आ जाएगा 30। ठीक है, बाकी 5000 का आपका जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। बात समझ गए। अब किस पर निकालना मार्जिनल कॉस्ट, किस यूनिट पर निकालना है, x = 3 यूनिट पर निकालना है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हम निकाल देंगे x = 3 पर, तो dc अपॉन dx ऐसे भी लिख सकते हो, एट x = 3 भी लिख सकते हो ऐसे करके, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, बताओ, ये 3 × 0.05 है ना, और इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 0.02 × 3 + 30, इन सब को गुणा भाग जोड़ करके कितना आ रहा है, लगभग अप्रॉक्सीमेट दे रखा है। ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे, अब जोड़ना है तो गुणा भाग तो करना है। वो कितना आ रहा है, 30.015, इतना रुपीज़ आ रहा है आपके पास मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, बात समझ गया ना। तो ये चीज़ जो रेट है ना, इसने पहले ही कहा है उसने, इसलिए हमने निकाला है। ऐसे कि आपको पता लगे कि अचानक से कैसे निकाल दे, उसने क्वेश्चन में कहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस दर से चेंज हो रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने चेंज निकाल दिया। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। ठीक है, तो वो चीज़ आप करोगे खुद से। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल।